प्रिय मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आज की कहानी का शीर्षक है हवस दिवस। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। हाथ में बरमाला लिए नीचे झुकी नजरें जैसे ही ऊपर उठी, अचानक मेरे हाथ छिटक गए। मैंने बरमाला फेंक दी और किसी लहराते नाग की तरह मेरा हाथ दूल्हे के गाल को दंशित कर चुका था। सभी मेहमान अवाक मुझे देखते रह गए कि ये रंग में भंग अचानक कैसे हुआ। कोई ये सलाह भी नहीं दे सकता कि लड़की को किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, शायद कोई मनोरोग हो, क्योंकि माँ व पिताजी दोनों ही शहर के माने हुए डॉक्टर हैं। लड़के वाले पिताजी को भला बुरा कह रहे थे कि आपने हमारी इज्जत उतारने के लिए हमें नहीं बताया था कि लड़की को दौरा आता आता है और वो विक्षिप्त हो जाती है। पिताजी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे, पर लड़के के बाप के मुंह से अचानक दौरा वाली बात सुनकर माँ को जैसे स्थिति वो बात संभालने का मौका मिल गया। उन्होंने लड़के वालों से कहा कि लड़की के प्यार में हम आपको नहीं बता सके कि लड़की को दौरा आता है, हमें माफ़ कर दीजिए। शायद भगवान को यह शादी मंजूर नहीं, जो ऐन वक्त पर यह सब हुआ। बारात लौट गई। मैं मंडप से सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर पर रो रही थी। माँ के कथन से इस बात को भी किसी को कहने का मौका नहीं मिला कि लड़की के किसी से अनैतिक संबंध हैं, नहीं तो आदमी बिना सच जाने इसी बात को उछालता है। नीरू, ये क्या मजाक है? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा, जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? पिताजी व माँ दोनों ने मेरे कमरे में आकर पूछा। मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों, जोरों से सिसकियां भरते हुए हाथ जोड़कर मैंने आंखों में आंसू भरे हुए माँ व पिताजी से माफ़ी मांगी। माँ के कहने पर पिताजी कमरे से बाहर चले गए। नीरू, आखिर बात क्या है, मुझे बता। रो मत, तेरी भलाई में ही हमारी भलाई है। माँ ने मेरी बगल में बैठ मुझे अंक में भरकर पूछा। माँ, ये यही विजय था, मैंने लड़खड़ाते हुए रोते हुए बताया। क्या यही विजय था? फिर तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम तेरी शादी उसी लड़के से तो हो रही थी जो माँ ने आगे शब्द नहीं कहा। माँ ने धीरज बनाया और वो कमरे से बाहर निकल गईं। विजय के साथ गुजारे वो विश्वासघाती पल मेरी याददाश्त में सजीव हो उठे। कॉलेज में विजय मेरे क्लास में पढ़ता था। पढ़ने में ज़्यादा तेज तो नहीं था, लेकिन खेल कूद में प्रथम आता था। उसने अपनी ओर से ही प्यार का इजहार किया, मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया। मेरी सभी सहेलियों का कोई न कोई लड़का मित्र था। यह देखकर कभी कभी मेरा मन भी कहता, काश कोई लड़का मेरा भी मित्र होता। विजय मुझसे प्यार करता है, ये बात मेरी सभी सहेलियां जानती थीं। सभी ने मुझसे विजय को हाँ बोलने के लिए दबाव सा डाला। मैंने भी सोचा, जो बार बार मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है वो सच्चा प्यार ही करेगा। और एक दिन मैंने विजय का गुलाब का फूल स्वीकार कर लिया। हम दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते, एक दूसरे की गोदी में सिर रखकर आनंदित होते। ठीक एक माह बाद विजय के स्वभाव में अंतर महसूस किया। उसके स्वभाव में, व्यवहार में स्वार्थ की झलक दिखने का एहसास होने लगा। शायद वो मुंह से नहीं कह पा रहा था, मगर एकांत झाड़ियों में ले जाकर बाहों में भींचना साफ जाहिर करता कि विजय स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में है। समय चक्र की गतिशीलता के साथ ही फरवरी माह आ गया। सभी युगल प्रेमी युगम परस्पर उपहार देने को उत्सुक थे, क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जो था, रोजी, मोना, जूली आदि सहेलियां वो उनके प्रेमियों ने होटल में गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ परस्पर तोहफा देने का कार्यक्रम बनाया। हम दोनों से भी कहा। विजय तो तैयार हो गया, मगर मैंने असहमति जताई। मगर विजय वो अन्य दोस्तों की जिद पर मुझे हाँ कहना पड़ा। वैलेंटाइन डे की शाम 6 बजे हम सब होटल कामायनी पहुँचे। होटल में कई युगल प्रेमी जोड़े पहले से मौजूद एक दूसरे के गले में बाहें डाले कई प्रकार से लुत्फ उठा रहे थे, जिनमें अधरस पान और कपोल चुंबन प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। कभी कभी हाथ बक्ष स्थल के उभारों की सैर का भी आनंद ले लेते। कई प्रेमी कमरों में से मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे थे। मैं फटी व सहमी नज़रों से यह नज़ारा देख रही थी। मेरे सभी साथी भी चाय पीना भूलकर इसी प्रकार झूम झूम कर आपस में अधर रसपान करने लगे। विजय मेरे सामने बैठा था।
तभी मोना ने विजय को भी मेरे साथ ये सब करने को कहा। मैंने तुरंत इनकार कर दिया कि ये सब मैं नहीं कर सकती। मैं बाहर जाने लगी तो सबने मुझे रोका। देखो नीरू, तुमने घर व कॉलेज देखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। और प्यार में एक दूसरे को बाहों में भरना, परस्पर सर्वस्व समर्पण तो पहला कदम है, जबकि मंजिल तो पूरी राह चलने से मिलती है। एक दूसरे को तन मन सौंपने से ही प्यार बढ़ता है। पर यही एक उम्र है मजे लेने की, इसलिए शर्माओ मत, कुछ नहीं होगा। जूली ने चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे समझाया। कुछ भी हो, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैंने स्पष्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, मत करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, जो तुम्हारी खुशी है वही मेरी खुशी। मगर चाय तो पी लो, विजय ने मेरा अटल निश्चय जानकर कहा। हम सब कुर्सियों पर बैठ गए। चाय आ गई। अरे ये क्या, 4 लोगों ने एक अंग्रेज महिला का बलात्कार किया, साथ में तस्वीर भी है। चाय के कप उठाने से पहले ही विजय ने टेबल पर रखी मैगजीन खोलते ही पढ़कर सुनाया। सबने मैगजीन को आंखों के सामने ले जाकर देखा, पढ़ा, मुझे भी दिखाया। मैंने इस घटना की कड़ी आलोचना कर डाली। सब मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। मैंने उनसे चाय पीने को कहा तो सब चाय पीने लगे। चाय पीते पीते ही मुझे लगा जैसे मैं बेहोश होती जा रही हूँ। मेरे हाथ पैर बेजान से हो रहे हैं। सिर्फ मस्तिष्क सुनने और समझने का कार्य सही तरीके से कर रहा है, लेकिन शरीर बिल्कुल ढीला हो गया। तभी विजय ने मुझे बाहों में भरा और गोदी में उठाकर एक कमरे में ले गया। कमरा बंद कर दिया। वह मुझे निर्वस्त्र करने लगा, एक बेड पर लिटाकर। मस्तिष्क के आदेशानुसार मैं कह रही थी कि विजय ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन शरीर बेजान होकर प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। विजय ने अपनी प्यास बुझा ली। तब मुझे होश आने लगा। मैंने झटपट कपड़े पहने और मैं रो पड़ी। विजय, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने रोते हुए कहा। तुम चिंता मत करो नीरू, मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा। आओ अब चलें। विजय ने मुझे उठाया। जब हम कमरे से बाहर निकले तो हम दोनों को छोड़कर सब साथी जा चुके थे। अन्य वासना के भूखे जोड़े सबसे बेखबर होकर मजे ले रहे थे। मैं सब समझ गई। तुम सबने मेरे साथ साजिश की है। मेरी आंखों के सामने मैगजीन को करके तुमने चाय में नशीला पदार्थ मिलाया था। ये सब तुमने सोच समझकर और जानबूझकर किया है। विजय, इस हरकत ने तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत पैदा कर दी है। आज से मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हें सबक सिखाकर रहूँगी, मैंने विजय को फटकारते हुए कहा। विजय मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने उसे माफ़ नहीं किया। मैं घर आ गई। पिताजी अभी तक घर पर नहीं आए थे, इसलिए उनकी डांट का सामना नहीं हुआ। माँ ने खाना खाने के लिए कहा। मैंने भूख नहीं है कहकर इनकार कर दिया और जाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। आंखों से नींद अलविदा कह चुकी थी। सुबह मैं कॉलेज पहुंची। कॉलेज में वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी चस्पा हो चुकी थी। मार्च में परीक्षा प्रारंभ हो रही थी, पर आज विजय, जूली, मोना आदि कॉलेज में नहीं आए। इस तरह परीक्षा भी आ गई, लेकिन विजय आदि सब कॉलेज आना बंद हो गए। मैंने आपस में पूछा तो मालूम हुआ कि वे सब तो परमिशन लेकर पढ़ रहे थे, क्योंकि जिस प्रोफेसर का 2 माह पहले तबादला हो चुका था, उनके दूर के रिश्तेदारों के लड़के लड़कियां थे। किस शहर और किस गांव के थे, सही सही किसी को पता नहीं। मैं बहुत दुखी थी कि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो गई। एक दिन माँ ने अचानक हंसते हुए कहा, नीरू, तू मोटी होती जा रही है, खाना कम खाया कर। तब मुझे पता चला कि 3 महीने से मुझे रजो दर्शन नहीं हुआ। स्पष्ट था कि मुझे गर्भ ठहर गया है। अब अक्सर खोई खोई रहने लगी। माँ ने मेरा खोयापन भांप लिया। उन्होंने कारण पूछा, मैंने नहीं बताया। मैं चिंतित थी कि गर्भपात कैसे होगा। जिस डॉक्टर या नर्स के पास जाऊंगी वह माँ और पिताजी को बता सकता है। चुपके से गर्भपात कराने से भी उजागर होने का भय है। दिन गुजरने के साथ साथ शरीर आकार लेता जा रहा था। प्रतिदिन मुझे खोया खोया देखकर माँ से रहा न गया। उन्होंने मुझे एकांत में कारण पूछा। मैं जोरों से रो पड़ी और कारण बताया तो माँ ने स्थिति को समझते हुए मुझे धीरज बंधाया तथा घर पर मेरा एबॉर्शन भी किया। अब तक पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन माँ के कहने पर मैं 2 माह तक कॉलेज नहीं गई। इन 2 महीनों में मेरे शरीर में आई कमजोरी भी दूर हो गई।
पापा ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया जिसका कोई बड़ा व्यवसाय देश विदेशों में फैला था। शादी के दिन मुझे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं, वही धोखेबाज विजय है जिससे मुझे सख्त नफरत है। इसी नफरत का परिणाम था जो मंडप के नीचे दृश्य घटित हुआ। यहाँ तक गुजरे कल की यादें दृश्यमान हो उठी। तभी माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। अब शादी कैसी होगी, ये चिंता का कारण था। मैं भी चिंताग्रस्त हो गई। अगले दिन घर पर एक आदमी आया। यह कोई और नहीं, ऑटो चालक नीरज था, जो विजय से ज़्यादा मेरा दीवाना था। मगर मैंने कभी उसके प्यार को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं उसे छोटा आदमी समझती थी। उसके हर इजहार पर मैंने इनकार और अपमान किया। वह दिन में ऑटो चलाता और रात में पढ़ता था। आते ही उसने सम्मान की परंपरा का पालन किया। परिचय के दौरान उसने बताया कि वह इंजीनियर है। घर में उसके अतिरिक्त कोई और नहीं माता पिता थे जो स्वर्ग सिधार चुके। उसने मेरे माता पिता के सामने मेरी शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। पिताजी ने मेरी राय पूछकर हाँ या ना कहने के लिए 8 दिन का समय दिया, मगर माँ ने मुझे उसी समय बुलाया और पूछा कि इस लड़के से तुम शादी कर सकती हो। मैंने अपनी राय न देते हुए फैसला माँ व पिताजी के ऊपर ही छोड़ दिया। जैसा उचित समझें वैसा करें। मेरा मन तो हाँ कह चुका था, साथ ही नीरज का कद मेरी आंखों में सबसे ऊंचा हो चुका था। माँ और पिताजी ने भी हाँ कह दिया। धूमधाम से मेरी शादी हुई। नीरज ने मेरी बिखरती जिंदगी को बचाकर मुझे खुशियों की सौगात जो दी थी। इति स्त्री हरे नमा कहानी समाप्त हुई। मित्रों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर कहानी से संबंधित उचित परामर्श भी हमें दें। धन्यवाद।